हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट है क्या, किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट होगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, कब ये नॉन ज़ीरो होगी, कौन कौन से यूनिट्स हैं इसके लिए, और इसकी एप्लीकेशंस फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट हम मेजर किन मॉलिक्यूल्स के लिए करेंगे, किन के लिए नहीं करेंगे। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, दो तरह के कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। एक को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं विच हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? लेट मी राइट एन एग्जांपल ऑफ HF। इस HF में क्योंकि फ्लोरीन का जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब जो पहले यहाँ पे आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, एक्चुअली ये सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ मोर क्लोजर टुवर्ड फ्लोरीन। तो उससे होगा कि फ्लोरीन के ऊपर थोड़ा चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज से। अब जितना चार्ज फ्लोरीन के ऊपर डिवेल्प होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर भी डिवेल्प होगा। ठीक है, सेम इज द केस फॉर HCl। HCl में भी क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो वो सारे बॉन्ड्स जो दो अलग अलग एटम्स के बीच में बन रहे हैं और उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंट हैं, उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, और ऐसे कंपाउंड्स को नाम देंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, अब इस केस में HF और HCl दोनों ही पोलर हैं, बट ज़्यादा पोलर कौन सा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं पोलैरिटी को स्टडी करने के लिए, अगर पोलैरिटी है तो कितनी है। ओके, जो सेकंड कैटेगरी है कंपाउंड्स की, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। और ये कौन से होंगे, जिनमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जिनमें प्रेजेंट होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल H2 है, सेम एटम्स हैं दोनों तरफ, तो कोई भी एटम अपनी तरफ इन बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब किसी के ऊपर भी चार्ज डिवेल्प नहीं होगा। सेम इज द केस फॉर O2, सेम इज द केस फॉर N2 एंड Cl2। तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, ओके। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमें मिलेगा चार्ज से, और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं इस तरह से। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसकी तरफ को ये एरो लगाया जाता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो बॉन्डेड पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द डाइपोल मोमेंट। So dipole moments occur when there is a separation of charges. Okay, means polar covalent bonds. They can occur between two ions in an ionic bond also, or between atoms in a covalent bond. So dipole moment arises from difference in electronegativity. That's what I have told you. कि अगर atoms के बीच में difference है electronegativity का, तब उनका dipole moment होगा. Okay, but अगर difference नहीं है तो उनका dipole moment zero होगा। जो नेक्स्ट है वो है द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट यूजेस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ द केमिकल बॉन्ड। जैसे आपको बताया HF और HCl दोनों ही पोलर हैं, बट ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है, उसके लिए हम डाइपोल मोमेंट यूज़ करेंगे। और सिंबल्स आपको बता दिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जा रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इन न्यूक्लियाई जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करें, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। ओके, एक्चुअल में इन चार्जेस और d के बेस पे ही हम डाइपोल मोमेंट आगे मेजर करेंगे।
डाइपोल मोमेंट का जो साइन है वो है म्यू, बट मोर अप्रोप्रिएटली इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू एरो। एरो क्यों? दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। अब इसको डाइपोल क्यों कह रहे हैं, आपको बताया। जैसे एच एफ है, एच एफ में वी हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, वी हैव टू एंड्स, एंड मीन्स पोल्स, दो पोल्स हैं अपोजिट चार्जेस के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, डाई मीन्स टू, पोल्स मीन्स एंड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें चार्जेस की सेपरेशन होगी उनको हम डाइपोल कह देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स या डाइपोलर मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल है आपके पास, एक H2 है, क्योंकि ये नॉन पोलर है इसका डाइपोल मोमेंट होगा 0। HF है, ये पोलर है, इसमें फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, डायरेक्शन ये होगी इस तरफ को। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। फिर मेरे पास नाइट्रोजन है, जानते हो आप नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी, इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सो इट्स डेफिनेशन इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब कौन सा चार्ज? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ओबियस सी बात है, अगर पार्शियल नेगेटिव एज्यूम मान लो इट्स वैल्यू इज 20 -20, तो जो पार्शियल पॉजिटिव उसकी वैल्यू क्या होगी? +20। ओके, सो दे हैव द मैग्नीट्यूड, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड जो है वो यूज करना है किसी एक चार्ज का, इट कैन बी द पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज expressed by this equation. So mu arrow is equal to q into d. So what is q? Q is a charge. As I told you, it can be positive charge or q can be negative. कोई भी एक चार्ज हम यूज कर लेंगे। अब HF में आपको अच्छी तरह से पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जैसे हम हैलोजन एसिड्स में आगे मूव करेंगे, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जितना एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही चार्ज भी कम होगा, और जितना एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन उतना ही अपनी तरफ को ज़्यादा खींचेगा। जितने वो अपनी तरफ को ज़्यादा खींचेगा तो उस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो फ्लोरीन के ऊपर होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन, और कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर होगा। तो इन चारों केसेस में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो होगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर। ओके, तो हाइड्रोजन एटम जो HF का है इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ Cl, एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ HBr, एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू आयोडीन। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज HF वाले हाइड्रोजन के ऊपर होगा, सबसे कम HI वाले। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? फ्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो इनके डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होंगे। तो आप देख लो, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा था, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है 1.80। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है हैलोजन एटम की, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी कम होता जा रहा है। यहाँ पे जो D लिखा है, दैट D इज़ द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट विच विल बी डिस्कस्ड राइट नाउ। सो अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स की। जैसे आपको बताया कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? चार्ज के यूनिट्स हैं ESU और डिस्टेंस के सेंटीमीटर। तो एक तो यूनिट ये हुए डाइपोल मोमेंट के। दूसरे क्या है? अगर मैं SI यूनिट्स की बात करूं, देन आई हैव कूलम्ब और डिस्टेंस के मीटर। तो ये यूनिट्स होंगे 1 डिवाई इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये एक डिवाई की वैल्यू है। डिवाई क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिवाई D। ओके,
ऑल्सो अब हम ESU और सेंटीमीटर को इनको कूलम और मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 ESU इज 3.336 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स, ये एक ESU है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर्स। तो मेरे पास अब ESU के यूनिट्स भी हैं, ESU कॉरस्पॉन्डिंग टू कूलम वैल्यू भी है और सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू मीटर वैल्यू भी है। तो अगर मैं इनको यहाँ पे पुट कर दूँ इन वैल्यूज़ को, तो 1 डिवाइड विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3.336 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻2। अब ये कूलम में वैल्यू आ चुकी है और ये मीटर में आ चुकी है, दिस इज कूलम मीटर। और ये सारे का सारा 1 डिवाइड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो हमने VSEPR थ्योरी में स्टडी किया हुआ है कि वो मॉलिक्यूल्स जहाँ सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ना हो और सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकली रेगुलर होती है और ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। तो कुछ एग्जांपल्स में इसके डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखी CO2। CO2 के केस में सेंट्रल एटम कार्बन है और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्योंकि कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं है तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो एक तरफ का डाइपोल है दूसरी तरफ के डाइपोल को कैंसिल कर देगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा 0। एक और मैंने लिखा है यहाँ पे CCl4 की एग्जांपल मेंशन कर देते हैं। CCl4 में कार्बन और हेलोजन में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से हर एक बॉन्ड में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ओके। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम्स सेम है, तो इस केस में भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। बट अगर मैं किसी भी एक तरफ कोई एटम चेंज कर दूं, जैसे मैंने ऊपर की तरफ को यहाँ पे H लगा दिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, बिकॉज अब ये मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री का नहीं है क्योंकि सराउंडिंग एटम्स दे आर डिफरेंट। तो ये एग्जांपल अगले पार्ट में फिर से डिस्कस कर लेंगे हम। एक और एग्जांपल में देखो BeF2, तो इस केस में भी ज्योमेट्री लीनियर है और इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शंस हैं वो जो अपोजिट डायरेक्शंस हैं वेक्टर्स की डाइपोल मोमेंट की वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड सेम क्योंकि दोनों तरफ एटम जो है वो सेम है। BF3 है, इसमें भी बोरोन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। सो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं मीन्स रेगुलर ज्योमेट्री के हैं, कौन से होंगे? जिनमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे सेम है, उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। बट वो मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री से डिस्टॉर्टेड है, अब किनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है? या तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए या सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हो जाएं, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट अब 0 नहीं रहेगा। कैसे? जैसे मैंने ये लिख दिया C, एक तरफ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तरफ मैंने S लगा दिया। अब एक तरफ का मैग्नीट्यूड दूसरे तरफ के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, ओके। मैंने अमोनिया लिख दिया। अमोनिया के केस में क्या है? वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, तो इस केस में भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अमोनिया के केस में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो है 1.47 डिवाइड। वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर के केस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, ओके। और इसी वजह से इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा और इसकी वैल्यू है 1.84 डिवाइड। सो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी या नहीं होगी। अब एक जैसे आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A2B, इसकी आपने 2 ज्योमेट्रीज ड्रॉ करनी है। एक केस में इसका डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए और एक केस में इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में ऑब्वियसली यही होगा, ये बना दो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ के डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अगर डाइपोल 0 ना रखना हो सो वी कैन मेक इट बेंट, हम इसको बेंट बना सकते हैं और हम ये कर सकते हैं कि A और A बॉन्ड बन गया और B बॉन्ड बन गया, इस तरह से बना सकते हैं। अब ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है बिकॉज अगर सेंट्रल एटम A है तो इसके सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गए, एक तरफ A है एक तरफ
V है। तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं, बट वो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर जीरो वाला डाइपोल मोमेंट हमें चाहिए है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो चाहिए, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बनाना है, सराउंडिंग एटम सेम रखने हैं और लोन पेयर कोई नहीं रखना है। सो सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम डाइपोल मोमेंट की पढ़ने जा रहे हैं वो है हम पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। जैसे पढ़ा हमने, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके, जो सेकंड पॉइंट है इन डिटरमाइनिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, और खास करके ये ऑर्गेनिक में चलता है। सो दो तरह के आइसोमर्स हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरोईथीन, ये भी 1,2 डाइक्लोरोईथीन। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? इस केस में दोनों हैलोजन एटम एक ही साइड है, और दूसरे केस में दोनों हैलोजन एटम्स मतलब क्लोरीन एटम अपोजिट साइड है। जिसमें सेम साइड होते हैं उसको कहते हैं हम सिस आइसोमर, जिसमें अपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। अब क्योंकि ये सेम साइड है तो इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे में ऐड हो जाएगा और नेट रिजल्टेंट ज़्यादा होगा। ये जो CCl बॉन्ड है ये एक दूसरे के टोटली अपोजिट साइड है, इसलिए इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है किसका? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन का। वेयरएज जो सिस वाला आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, और सिस 1,2 डाइक्लोरोईथीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.89 dBi है। ओके, सो हम ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है, सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। अगर ट्रांस होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे लिख देते हैं, एक मैंने ये लिखा, ये है सिस ब्यूट 2 इन। अगर सिस है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। बट यही अगर आइसोमर ट्रांस वाला बना दिया जाए, अपोजिट साइड सेम ग्रुप हैं उनको शो कर देना अलग अलग कार्बन एटम वाले, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ट्रांस आइसोमर है, तो इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन में। सो रिमेंबर वन थिंग, ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या है? अगर मैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लगा दूँ और कोई एक ग्रुप यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्स ग्रुप, इस एक्स ग्रुप के जो एडजेसेंट पोजीशंस है उनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस, उनके साथ वाली पोजीशंस को कहते हैं मेटा पोजीशंस, और बिल्कुल अपोजिट वाली पोजीशन को कहते हैं पैरा। सो O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो, M स्टैंड्स फॉर मेटा एंड P स्टैंड्स फॉर पैरा। ऑर्थो मीन्स एडजेसेंट, मेटा मीन्स अल्टरनेट एंड पैरा मीन्स अपोजिट। आप इस तरह से इनको याद रख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर नंबर 1 नंबर 2 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इनकी अगर नंबरिंग करें तो इस तरह से होगी, तो इसको कहते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। जो लास्ट वाला है 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम वेक्टर्स का सम करते हैं तो वेक्टर्स के बीच में जितना कम एंगल होगा उनका रिजल्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी क्योंकि CCl बॉन्ड जो है, यहाँ कार्बन एटम्स है बेंजीन में, CCl बॉन्ड के बीच में एंगल कम है तो यहाँ रिजल्टेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल बढ़ गया, इन दोनों हैलोजन एटम्स का के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ गया, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये टोटली अपोजिट चला गया है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा लास्ट वाले केस में ज़ीरो। सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट केस में जहाँ पे हैलोजन एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज थे वहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हैलोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला गया वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम होता चलेगा, और जब ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गए तब डाइपोल मोमेंट हो गया ज़ीरो। जो नेक्स्ट है, हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली तो कोवलेंट है नेचर में, बट उनके बीच कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होता है विच इज़ डिफाइंड बाय सम अदर टर्म्स जिनको हम पढ़ेंगे, हम फिजान रूल वगैरह टॉपिक डिस्कस करेंगे बाद में। सो डाइपोल मोमेंट के बेस पे हम मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट कंपाउंड उसमें आयनिक कैरेक्टर चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। पहली तो यही है कि डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस,
और दूसरा ये है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमें एक तो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट चाहिए और एक हम जो कैलकुलेट करते हैं एज्यूम उसमें ये करना है कि जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक है, इनटू 100 कर देंगे। तो ये दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज क्या होती है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अपीयरिंग इन ए टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स एंड यू आर गेटिंग 40 मार्क्स, तो देन व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट यू हैव गॉट, व्हाट यू हैव अटेम्प्टेड। टोटल आप 50 का अटेम्प्ट करके आए बट आपके आए हैं सिर्फ 40 नंबर, तो 40/50 इंटू 100 दैट इज परसेंटेज। सेम यहाँ पे भी है, हम मॉलिक्यूल को जो कोवलेंट कंपाउंड है उसको माने कि वो 100% आयनिक है, उस कंडीशन में उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा 100%, तो वो नीचे लिख देंगे। मान लो ये आ गया म्यू कैलकुलेटेड, और एक जो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट इतना है, उसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इनटू 100 कर देंगे, दैट विल गिव यू दी परसेंटेज। तो हम इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको चेक करने के लिए लेट्स वर्क ऑन एन एग्जांपल। सो डाइपोल मोमेंट HCl का कैलकुलेट किया और कितना आता है, इट इज़ 1.03 डिवाइड। किसी तरह से हमने चेक कर लिया हाइड्रोजन HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, कि जो डाइपोल मोमेंट 1.03 है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ये है 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आपको कहा है इसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है। ओके, तो ये जो है ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और हमें क्या चेक करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है ये वाला, जिसमें हम मान के चलेंगे कि जो HCl का बॉन्ड है वो 100% आयनिक है। तो आंसर में देख लो, टू कैलकुलेट म्यू कंसीडरिंग 100% आयनिक कैरेक्टर, और 100% आयनिक कैरेक्टर के लिए जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है वह है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। दिस इज द चार्ज विच इज फॉर 1 यूनिट, जिसको हम 1 यूनिट कह देते हैं। और यही चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो हमें पता है इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो यही चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम लिखते हैं तो इतने के बराबर आता है, तो वो चार्ज जो है वो कूलम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यही चार्ज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है 100% के लिए, फॉर 100% इट इज़ 4.8 इंटू 10⁻10, और डिस्टेंस कितना है वो गिवन, आपको बॉन्ड लेंथ इज गिवन टू यू। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से जो कैलकुलेशंस की वो आई 6.12 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। बट एज आई टोल्ड यू कि जो 1 डिवाइड है, 1 डिवाइड इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइड। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। हमें कितनी ऑब्जर्व थी वैल्यू, इट वाज 1.03, तो ये 1.03 आ गई। कैलकुलेट करके कितनी आई 6.12। किसके लिए, अगर हम मान के चल रहे हैं कि HCl जो है 100% आयनिक है, तब डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है 6.12। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करेंगे। सो दिस इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ओके, सो इस तरह से हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं, और इन द सिमिलर वे हम आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड फेजान्स रूल, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग वीडियोस। Okay, thank you.